नेक्स्ट, इन क्लीन प्रो टूथपेस्ट व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड? तो ये एक ब्रांड नेम है जिसके अंदर 5000 पार्ट्स पर मिलियन सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि 1:1% में अवेलेबल होता है हमारे पास, ठीक है। क्लीन प्रो पेस्ट इज ऑल्सो कंटेनिंग ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट दैट इज TCP as an ingredient in it. Next, the blood loss during surgeries is most commonly estimated by what? During surgery, the blood loss is estimated by visual examination. Most commonly, there are many methods for intraoperative blood loss estimation during surgery. For example, gravimetric method, photometry, visual estimation. But the most commonly used in surgeries is visual examination. All right. नेक्स्ट, इन मिक्स्ड डेंटिशन प्रोट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा ओरल फोर्स रिक्वायर्स हाउ मच फोर्स? मतलब कितनी फोर्स लगाई जाती है हमारे मिक्स्ड डेंटिशन में ताकि हम दांतों को प्रोट्रैक्ट करवा सकें? सो 300 to 400 ग्राम फोर्स जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोट्रैक्शन ऑफ द टूथ, ठीक है, इन मिक्स्ड डेंटिशन. इन मिक्स्ड डेंटिशन अ प्रोट्रैक्शन फोर्स ऑफ 300 to 400 ग्राम पर साइड इज़ रिक्वायर्ड फॉर अबाउट 16 hours a day. कितने घंटे के लिए? 16 घंटे के लिए चाहिए रहता है. एज एन एक्स्ट्रा ओरल फोर्स अप्लाइड बाय फेस मास्क और 400 to 500 ग्राम पर साइड फॉर 12 to 14 hours बाय एनी अदर अप्लायंस, ठीक है. 300 से 400 ग्राम अगर फेस मास्क यूज़ कर रहे हो तब, और कोई और अप्लायंस यूज़ कर रहे हो जो कि ज़्यादा फोर्स लगा सकता है, तो उसमें 400 से 500 ग्राम फोर्स लगती है, लगभग 12 से 14 घंटे तक देनी पड़ती है. Next, which of the following is the retaining dye after decalcification of heart tissue? After decalcification of heart tissues, alizarin. Alizarin is the retaining dye that is being used. ठीक है. Next, which of the following is not a histopathological thing of central giant cell granuloma or histopathological characteristic of central giant cell granuloma? तो क्या क्या होता है उसके बारे में पहले बात करेंगे. There is presence of hemosiderin deposition. सेकेंड, देर इज़ फॉर्म्ड मोनोन्यूक्लियर और मैक्रोफेजेस सेल्स, ठीक है. जो सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा होता है वो मोनोन्यूक्लियर और मैक्रोफेजेस सेल से बना होता है. हेमोरेजिक फोकाई इसके अंदर दिखाई दे रहा होता है, ठीक है. जो चीज़ नहीं दिखाई देती है, इओसिनोफिलिक सेल्स नहीं दिखाई देते हैं. इन CG इओसिनोफिलिक सेल्स आर नॉट सीन. Histopathology of central giant cell granuloma. Basically, the stroma is formed by loose fibrillar connective tissue plus network of capillaries and fibroblasts. Loose fibrillar connective tissue plus network of capillaries and fibroblasts. ये stroma बनाता है, basic stroma. Appearance इसकी होती है world appearance of collagen fibers. Next, there is presence of multinucleated giant cells and these giant cells are scattered throughout the lesion. Also, these cells can have multiple nuclei. There is presence of extravasated or hemorrhagic foci. Extravasated blood मतलब बाहर निकला हुआ ब्लड होता है, oozed out blood होता है या फिर hemorrhagic foci होता है. And related hemosiderin pigment is also present in central giant cell granuloma. There is presence of foci of new bone trabeculae of osteoid bone, ठीक है. नए बोनी ट्रैबेकुले जिनको ऑस्टियोइड बोल सकते हैं वो बने होते हैं या फिर बोन फॉर्मेशन का कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है, नए फोकाई प्रेजेंट होते हैं. प्रेजेंस ऑफ फॉर्म्ड मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस इज देयर इन सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा, बट इओसिनोफिल नहीं होते हैं इन दिस हिस्टोलॉजिकल पिक्चर. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज फॉल्स अमंग सर्वेइंग? देखो, सर्वेइंग में ट्रू क्या क्या है? इट हेल्प्स टू डिटरमिन द मोस्ट डिजायरेबल पाथ ऑफ प्लेसमेंट. सर्वेयर मोस्ट डिजायरेबल पाथ ऑफ प्लेसमेंट सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, ट्रू स्टेटमेंट. सेकंड, इट हेल्प्स इन प्लेसमेंट ऑफ इंटरनल रेस्ट सीट, उसमें हेल्प करता है. थर्ड, इट हेल्प्स इन प्लेसमेंट ऑफ इंट्राकॉर्नल रिटेनर्स, ठीक है. ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक सर्वेयर जो है वो उसमें हेल्प कर रहा है. सो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर फॉल्स, ठीक है. चौथा, नन ऑफ द अबव है. Let's discuss the objectives of surveying a diagnostic cast. First is to determine the most desirable path of placement that will minimize or eliminate the interference to placement or removal, जो हमारा पहला पॉइंट था. Second is to identify the proximal two surfaces that are needed to be parallel so that they act as a guiding plane during placement and removal, ठीक है. प्रॉक्सिमल सर्फेसेस दांतों के कहाँ पे हमें पैरेलल है, कहाँ पे हमें पीओपी डाल के उन दोनों को पैरेलल बनाना है ताकि वो एक गाइडिंग प्लेन की तरह काम करे ड्यूरिंग प्लेसमेंट एंड रिमूवल ऑफ द डेंचर. थर्ड आता है टू डिटरमिन वेदर द टूथ एंड द बोनी एरियाज ऑफ द इंटरफेरेंस विल नीड टू बी एलिमिनेटेड सर्जिकली और बाय सिलेक्टिंग अ डिफरेंट पाथ ऑफ प्लेसमेंट.
क्या हमारे पास इंफ्राबल्ज एरियाज बचे हुए हैं, ठीक है, हमारी जो मैक्सिलरी प्रोसेस उसका कॉन्टूर कैसा है, वो भी डिटरमिन करता है कि हमारा जो डेंचर है वो कैसे प्लेस करेगा। तो वहाँ पे हमें कोई बोनी कट लगाना है नहीं लगाना है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है नहीं करना है, कोई एल्वियोप्लास्टी करनी है नहीं करनी, वो भी हमें जो सर्वेयर है वो बता सकता है ईजिली। फोर्थ, टू लोकेट एंड मेजर द एरियाज ऑफ टीथ दैट मे बी यूज्ड फॉर रिटेंशन, to locate the areas of teeth that may be used for retention. Fifth is to determine the most suitable path of placement that will permit locating of retainers and artificial tooth to best aesthetic advantage, right? Sixth is to permit an accurate charting of the mouth preparations that are to be made. Seventh is to delineate the height of contour. Seventh is to delineate the height of contour on abutment teeth and to locate areas of undesirable tooth undercuts that are to be avoided, eliminated or blocked out. ठीक है. Eighth is to record the cast position in relation to the selected path of insertion for future reference. हमें कास्ट की कैसी पोजीशन है इंसर्शन के हिसाब से, उसे रिकॉर्ड करने के लिए, जिसको कि हम ट्राईपॉडिंग भी कहते हैं, फॉर फ्यूचर रेफरेंस, वो भी सर्वेयर का ही काम रहता है, उसमें सर्वेयर हेल्प करता है, ठीक है। चार्टिंग में हेल्प करता है, सारे माउथ की कितनी प्रिपरेशन उसका सारा चार्ट बनाने में, हाइट ऑफ कॉन्टूर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, कास्ट का रिकॉर्ड रखने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। कास्ट कैसे अंदर जाएगी कैसे बाहर आएगी वो रिकॉर्ड रखने में हेल्प कर रहा है, कोई सर्जरी चाहिए नहीं चाहिए वो भी रिकॉर्ड रखने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो बहुत चीज़ों में सर्वेयर जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट, द मेलानोटिक फ्रेकल ऑफ हंटिंगसन इज सीन इन विच डिजीज़? Melanotic freckle of Huntington is seen in lentigo maligna melanoma. ठीक है, lentigo maligna melanoma. It occurs in 5 to 10% of all the cutaneous melanomas. It is developed from a precursor lesion known as lentigo malignant or maligna or Hutchinson freckle. It is present exclusively on the sun-exposed skin. जो ये हचिनसन फ्रैकल है सन एक्सपोज स्किन के ऊपर ही ज़्यादातर देखा जाता है, और मिड फेस में ये फ्रैकल्स जो हैं सबसे ज़्यादा कॉमन रहते हैं, जो स्किन को डायरेक्ट सनलाइट मिल रही होती है जहाँ से, उस रीजन में ये क्यूटेनियस मेलानोमास जो हैं वो कॉमन रहते हैं। नेक्स्ट, हेपेटोटॉक्सिसिटी ऑफ एसिटामिनोफेन इज़ ड्यू टू व्हाट? एसिटामिनोफेन की जो हेपेटोटॉक्सिसिटी दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्टिव मेटाबोलाइट that causes the reaction and leads to hepatotoxicity. In normal conditions and doses of acetaminophen is one of the most safest medicine, but it is when it is taken in very large quantity, with the ability of body to metabolize N-acetyl para-benzoquinamide, that is a highly reactive minor metabolite of paracetamol that is produced. तो detoxification by conjugation with glutathione becomes so much exceeded that it leads to hepatotoxicity. इतना ज़्यादा ये एनेसिटाइल पैराबेंजोक्विनामाइन बन जाता है जो कि हाईली रिएक्टिव माइनर मेटाबोलाइट है पैरासीटामोल का। अब ग्लूटाथायोन इसको निकालने के लिए चाहिए, अगर ये इतना ज़्यादा बन रहा है कि बॉडी उतना ग्लूटाथायोन प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही, तो ये बॉडी में फ्री रह जाता है, और फ्री रहने की वजह से दिस एन-एसिटाइल बेंजोक्विनामाइन इट रिएक्ट्स इन द बॉडी एंड लीड्स टू हेपेटोटॉक्सिसिटी। इसके फ्री रेडिकल्स बॉडी में हेपेटोटॉक्सिसिटी करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर सैचुरेशन दीज एक्टिव मेटाबोलाइट्स बाइंड टू प्रोटीन्स इन द लिवर सेल्स एंड इन द रीनल ट्यूब्यूल्स कॉजिंग नेक्रोसिस इन द लिवर एंड किडनी। ऑलराइट, नेक्स्ट, केरीज असेसमेंट एंड स्पेक्ट्रम ट्रीटमेंट, CAST, केरीज असेसमेंट एंड स्पेक्ट्रम ट्रीटमेंट। इट वॉज गिवन बाय हु? इट वॉज गिवन बाय जो फ्रेकन एट अल 2011। ठीक है, जो फ्रैंकन एट अल 2011 में इन्होंने दिया था। केरीज असेसमेंट एंड स्पेक्ट्रम ट्रीटमेंट, CAST, इट वॉज डेवलप्ड बाय फ्रैंकन JE एट अल। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट और टूल फॉर केरीज असेसमेंट। ठीक है, इन कास्ट द कोड्स आर इन इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ सीवियरिटी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ द केरीज प्रोसेस। जितनी ज़्यादा केरीज होगी उतना ज़्यादा इसमें बड़ा नंबर या फिर बड़ा जो वैल्यू है वो दी जाती है। ऑल्सो नोन एज द वेरियस न्यू सिस्टम और इंडेक्स फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ डेंटल केरीज असेसमेंट आर देयर। फर्स्ट इज इंटरनेशनल केरीज डिटेक्शन एंड असेसमेंट सिस्टम, ICDAS सिस्टम, दैट इज बेस्ड ऑन विजुअल एंड tactile inspection.
ठीक है। सेकेंड इज PUFA इंडेक्स, दैट इज पल्प अल्सर फिस्टुला एब्सेस इंडेक्स, पल्प अल्सर फिस्टुला एब्सेस इंडेक्स। थर्ड इज सिग्निफिकेंट केरीज इंडेक्स, SIC इंडेक्स, सिग्निफिकेंट केरीज इंडेक्स, ये नए सिस्टम है फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ डेंटल केरीज। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ एक्सट्रूजन इन द परमानेंट टूथ, रिकमेंडेड स्प्लिंटिंग इज फॉर अबाउट हाउ मेनी वीक्स। देखो परमानेंट टूथ है, उसमें एक्सट्रूजन होगी तो 2 हफ्ते के लिए वी गो फॉर मिनिमम स्प्लिंटिंग, ठीक है, ताकि जो दांत है अगर उसके बचने की टेंडेंसी है तो वो ईजिली बॉन्ड अप कर जाए और उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस ना पड़े, जिसकी वजह से उसकी वाइटलिटी लूज हो सकती है। इसीलिए 2 हफ्ते तक हमें स्प्लिंटिंग करके उसको सपोर्ट देनी होती है। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MEN टाइप 1 इज व्हाट। देखो MEN टाइप 1 एक पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया का एक सीक्वेंस शो करता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट और कैरेक्टरिस्टिक एंडोक्राइन फीचर्स ऑफ MEN टाइप 1 आर, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये होता है मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 1, जिसको कि वर्मर सिंड्रोम भी बोलते हैं कभी कभार। सो देयर इज occupation of parathyroid involvement plus parathyroid hyperplasia in 95% of cases, more than 95% of cases. There is involvement of pancreas in 80% of cases. Pituitary adenoma is in 30% of cases and adrenal cortex tumors are in 25% of cases. Also know that in patients with multiple endocrine necrolysis, ठीक है, या फिर मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया, उसमें टाइप 2, इस सिंड्रोम में मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड इज़ कॉमन, MCT। नेक्स्ट, फास्ट इन इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टैंड्स फॉर व्हाट। फास्ट स्टैंड्स फॉर फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। किसके लिए स्टैंड करता है? फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। Fast assessment or focused assessment sonography for trauma. It is an ultrasound that is used in emergency trauma settings during primary survey, mainly for blunt abdominal injury or blunt thoracic injury. Concealed hemorrhages को check करने के लिए in the 4 internal spaces. First is prehepatic space or perihepatic space, including the Morrison's pouch or hepatorenal recess. इसके अलावा perisplenic space, पेरिकार्डियम एंड पेल्विस, 4 भी आते हैं, पेल्विस, पेरिकार्डियम, पेरिस्प्लेनिक फेज एंड पेरीहेपेटिक स्पेस, ठीक है। इट इज़ अ क्विकर एंड सिंपलर ऑल्टरनेटिव टू डायरेक्ट पेरिटोनियल लैवेज। हमें कुछ निकालना नहीं पड़ रहा, हम सीधा अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज EFAST, दैट इज एक्सटेंडेड फास्ट, दैट एड्स बायलेटरल एंटीरियर थोरैसिक सोनोग्राफी फॉर लंग्स टू फास्ट, ठीक है। बायलेटरली एंटीरियर थोरैसिक सोनोग्राफी करते हैं, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, फोकस असेसमेंट कर रहे हैं सोनोग्राफी के जरिए फॉर ट्रॉमा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट इंसिडेंस टू कन्वर्टिंग इनटू मैलिग्नेंट लीजन। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, एक्टिनिक चिलाइटिस, प्लमर विल्स सिंड्रोम, एरिथ्रोप्लेकिया एंड जो चौथा ऑप्शन जिसका लीस्ट टेंडेंसी होता है टू टर्निंग इनटू मैलिग्नेंट कंडीशन इज ल्यूकोएडिमा, ठीक है। हेयर इज़ नो एविडेंस, ये डायरेक्ट बुक से लाइन उठाई हुई है कि हेयर इज़ नो एविडेंस दैट ल्यूकोएडिमा इज़ अ प्री मैलिग्नेंट लीजन और इन एनी वे एसोसिएटेड विद पोटेंशियल मैलिग्नेंट ऑल्टरेशन। ल्यूकोएडिमा का कोई भी लिंक पोटेंशियल मैलिग्नेंट ऑल्टरेशन के साथ नहीं है अभी तक। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू कैलकुलेट प्रोपोर्शन ऑफ अ सैम्पल, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ अ सैम्पल कैलकुलेट करने के लिए वी यूज़ ची स्क्वायर। What do we use? We use Chi-square. Chi-square test is a test that is used for qualitative data analysis in which there is no motion of magnitude or size of the altitude. ठीक है. The data are classified by counting number of individuals having the same characteristic or same attributes. Student t-test आता है इसके बाद. Student t-test, it is a quantitative data test, that is the data has a magnitude and is normally distributed in a population, that is it is a continuous data. Each individual has one measurement from a continuous spectrum or a range of spectrum such as body temperature, height, weight, blood pressure. Student t-test 3 तरह के हो सकते हैं. Student t-test for a small single sample, ठीक है. Student t-cell for independent samples जिसको कि unpaired t-test भी बोलते हैं. और थर्ड आता है स्टूडेंट टी टेस्ट फॉर पेयर्ड सैम्पल्स जिसको पेयर्ड टी टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है. पेयर्ड टी टेस्ट इट कंपेयर्स द 2 पेयर्ड सैम्पल्स
व्हेन 2 रीडिंग्स आर टेकन फ्रॉम द सेम ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर द इंटरवेंशन, दोनों रीडिंग हम कैलकुलेट करते हैं। अब याद रखने की अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अगर उसमें मीन वर्ड लिखा हो, मीन, ठीक है, कोई भी वर्ड लिखा हो मीन, तो वो टी टेस्ट के लिए इशारा कर रहा है, ठीक है। अगर कहता है कि एक सैंपल था जिसमें हमने बिफोर एंड आफ्टर रीडिंग ली है, सो दैट इज़ अ पेयर्ड टी टेस्ट, मतलब एक ही सैंपल से 2 रीडिंग्स पेयर्ड टी टेस्ट। अगर 2 सैंपल लिए हैं, 2 इंडिपेंडेंट सैंपल जिनसे 2 अलग अलग रीडिंग ली है, ठीक है, तो दैट इज़ अ अनपेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है। और सेम क्वेश्चन आता है और उसमें कंपैरिजन के बारे में पूछा जा रहा है, कंपैरिजन के बारे में पूछा जा रहा है, दैट इज़ प्रोपोर्शन फ्रैक्शन और परसेंटेज इन 2 ग्रुप्स। मतलब इसमें मीन वर्ड जो है वो एब्सेंट है, मीन वर्ड एब्सेंट है यहाँ पे, तो आंसर हमेशा आएगा ची स्क्वायर टेस्ट। इफ़ मोर देन 2 ग्रुप्स आर गिवन, नॉर्मली द आंसर विल बी अनोवा टेस्ट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स दिए हुए हैं तो आंसर अनोवा टेस्ट आएगा, ANOVA टेस्ट। अब यहाँ हमें पूछा हुआ है प्रपोर्शन, तो प्रपोर्शन पूछा हुआ, प्रपोर्शन मीन्स परसेंटेज ऑफ 2 सैंपल्स, तो उसको हम ची स्क्वायर टेस्ट से करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टेस्ट दैट इज़ यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस इन विच नो मोशन ऑफ मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ द एटीट्यूड इज़ क्लासिफाइड। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट करके सेम एट्रीब्यूट, सेम चीज़ें जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर हमने सेम रीडिंग ली है, सेम पैरामीटर चेक किया है, उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ची स्क्वायर टेस्ट से करते हैं। नेक्स्ट, ब्लूइश ब्लैक cyst appears on the maxillary and mandibular ridge of a newborn baby. What can it be? तो it is a dental lamina cyst of newborn. क्या चीज़ होती है? It is a dental lamina cyst of newborn. Dental lamina cyst of newborn, it is mostly occurring in multiple numbers और कभी कभार solitary भी occur करती है। It is seen as raised bluish black nodule on edentulous alveolar ridges of infants. The dental lamina cyst of newborn, it is derived from rest of dental lamina. It itself gets resolved without any treatment. Let's discuss the other options. दूसरा ऑप्शन है हमारे पास Epstein pearls. Epstein pearls, they occur along the mid-palatine raphe mainly. Mid-palatine raphe के along occur करते हैं, ठीक है। They present as keratin-filled nodules. Epstein pearls, they present as keratin-filled nodules. Epstein pearls are derived from epithelial remnants which are entrapped along the line of fusion of palatine raphe. जो line of fusion of palatine raphe है, उसके बीच में epithelial remnants जब entrap रह जाते हैं तो उससे Epstein pearls जो है वो derive होते हैं। जो अगला ऑप्शन है वो है हमारे पास Bowen's nodules. Bowen's nodules, they occur along the hard and soft palate junction mainly. हार्ड और सॉफ्ट पैलेट का जो जंक्शन है उसके along Bowen nodule जो है वो occur करते हैं। They present as keratin filled nodules. Bowen nodule present as keratin filled nodules and they are derived from palatal salivary gland structures. किससे derive होते हैं? Palatal salivary gland structure से Bowen nodule derive होते हैं। Next, a patient with high grade tumor is treated with surgery. Which among the following is used for the follow-up of the patient? Follow-up के लिए we will use PET scan. 4 ऑप्शन दिए हमारे पास, USG, MRI, CT और PET scan. तो आंसर है PET scan इनमें से। कैंसर सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। कैंसर सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। द रोल ऑफ पेट स्कैन इज टू पिक अप द मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स एंड द हॉट स्पॉट्स ऑफ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। दिस इज यूज्ड फॉर सीइंग द मेटास्टेसिस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। ऑकल्ट और हिडन प्राइमरी ट्यूमर को देखने के लिए ये यूज़ होता है। एंड रेकरेंस ऑफ ट्यूमर जब होगा तो वहाँ पे भी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स देखे जाएंगे, तो उन हॉट स्पॉट्स को ईजिली डायग्नोस या फिर ईजिली पहले आइडेंटिफाई करने के लिए वी यूज़ पेट स्कैन। पेट स्कैन की फुल फॉर्म होती है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी इज फुल फॉर्म ऑफ पेट स्कैन। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन नोटिंग डाउन द ट्रीटमेंट इफेक्ट्स आफ्टर पोस्ट सर्जरी, पोस्ट रेडिएशन और कीमोथेरेपी, कि कितना हमारे पास हॉटस्पॉट या मेटाबॉलिकली एक्टिव जो सेल्स हैं वो कम हो रहे हैं, ठीक है। जो अब नॉर्मल मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं वो कितने कम हो रहे हैं, उनको देखने के लिए भी पेट स्कैन यूज़ किया जाता है। Next is the question of fracture. Which among the following fracture is the most favorable prognosis? Fracture having apical 1/3 of the root. जो कि हमारे पास apical 1/3 of the root अगर फ्रैक्चर हुई है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेवरेबल प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यूजुअली दांत जो है वो नो मोबिलिटी
टू मिनिमल मोबिलिटी के साथ पेशेंट आता है। टूथ ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होता है मोस्ट केसेस में। टूथ रिमेन्स वाइटल इन मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट केसेस। टूथ विल बी वाइटल इन मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट केसेस। तो कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती एक्सेप्ट द वेट एंड वॉच थेरेपी। ठीक है, हमें उसको देखना पड़ता है, वेट एंड वॉच करना पड़ता है। अपाइकल फ्रेगमेंट पल्प मे अंडरगो नेक्रोसिस एंड इफ देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एब्सेस दैट मे रिक्वायर रिमूवल ऑफ अपाइकल फ्रेगमेंट। तो रिमूवल ऑफ अपाइकल फ्रेगमेंट भी हम रेट्रोस्पेक्टिवली कर सकते हैं और ऊपर के दांत को बचा सकते हैं। ठीक है, इस फ्रैक्चर में जहाँ पे 1/3 अपाइकल एरिया जो है वो फ्रैक्चर कर रहा है रूट का, वहाँ पे 25% केसेस ही हैं 100 में से जहाँ पे RCT की ज़रूरत पड़ी है ड्यू टू द कोरोनल सेगमेंट ऑफ द पल्प नेक्रोसिस। ठीक है, अगर बाकी 75% केसेस में दांत जो है वो नॉर्मली हील अप कर गए। नेक्स्ट, हाइपर कैरेटनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद व्हाट? कैरेटनाइजेशन, हाइपर कैरेटनाइजेशन इट इज़ एसोसिएटेड विद विटामिन ए। किस विटामिन के साथ? विटामिन ए के साथ एसोसिएटेड होता है। माइल्ड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज ओरल एपिथेलियम ऑफ एडल्ट्स टू बिकम हाइपर कैरेटोटिक एंड स्किन टू बिकम कैरेटनाइज्ड एंड स्केली। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से स्किन कैरेटनाइज हो जाती है और स्केली हो जाती है। म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती है। ठीक है, अदर मैनिफेस्टेशंस ऑफ विटामिन ए इनसफिशिएंसी आर नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोप्थेल्मिया, कैरेटोमलेशिया सॉरी। ज़ेरोप्थेल्मिया में हमें पता है कि आँख जो है वो सूखने लग पड़ेगी। ठीक है, कॉर्निया ड्राई हो जाएगा, कंजक्टिवा ड्राई हो जाएगा विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से। कैरेटोमलेशिया सीवियर लेट स्टेज होती है ज़ेरोप्थेल्मिया की, जिसमें सॉफ्टनिंग और लिक्विफिकेशन हो जाती है कॉर्निया की। अब कॉर्निया लिक्विफाई हो जाता है, मतलब सॉफ्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो टोटल ब्लाइंडनेस कॉज कर देता है। नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ टोटल ब्लाइंडनेस कॉज कर देता है, दैट इज़ नोन एज कैरेटोमलेशिया। Next, a patient wearing complete denture complains of pain in the palatal region after 6 months of denture delivery. तो क्या दिक्कत आ रही होगी? ठीक है, पहला ऑप्शन है ड्यू टू मेंटल नर्व इम्पेंजमेंट, दैट इज़ अ रॉन्ग। अगर मेंटल नर्व इम्पेंज कर रही होगी तो 1-2 हफ्ते के अंदर ही वो सुनपन बता देगा कि, और उसको सुन लगना शुरू होगा, पेन नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन इज़ एलर्जी टू रेजिडुअल मोनोमर, अगर एलर्जी होगी तो वो 1-2 हफ्ते के अंदर आ जाएगी, इतना लंबा टाइम नहीं लेती, 6 महीने का। थर्ड इज़ एरर इन ऑक्लूजन, एरर इन ऑक्लूजन होगा तो TMJ में पहले ही एक महीने के अंदर ही दर्द शुरू हो जाएगी, 6 महीने नहीं लेगा। चौथा ऑप्शन है इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द डेंचर, इफ़ देयर इज़ इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द डेंचर तभी कोई रीज़न रहता है कि ऊपर वाले जो माउथ है, मैक्सिला है, उसमें कोई ना कोई अल्सर बन रहा है। ठीक है, पैलेटल रीजन में, और फिर वो अल्सर जो है वो डेंटल स्टोर या फिर डेंटल स्टोमेटाइटिस बना के पेन करवा रहा है, डेंचर स्टोमेटाइटिस बना के, मतलब इन्फ्लामेशन करवा दे रहा है ऊपर। सो द आंसर इज इल मेंटेनेंस और इम्प्रॉपर क्लीनिनेस ऑफ द डेंचर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर सेलुलर एटीपिया? तो 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई जो है वो एटिपिकल सेल्स के लिए कॉमन होता है। ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलिस इज ऑल्सो कॉमन इन एटिपिकल सेल्स। एटिपिकल सेल्स जो मतलब नॉर्मल नहीं है। ठीक है, माइटोटिक फिगर्स भी ऐसे सेल्स में कॉमन होता है जो कि रैपिडली डिवाइडिंग एटिपिकल सेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी इज नॉट अ फीचर फॉर सेलुलर एटीपिया। ऑलराइट, सेलुलर एटीपिया कैन हैव फॉलोइंग abnormal फीचर्स। फर्स्ट इज न्यूक्लियोमेगैली, न्यूक्लियस abnormally लार्ज हो जाता है, साइज ऑफ द न्यूक्लियाई ऑल्सो इज इंक्रीज्ड। ठीक है, उसके बाद आती है कोर्स क्रोमेटिन हो जाता है, कोर्स क्रोमेटिन। देर इज एनलार्ज्ड एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, देर आर मल्टीपल न्यूक्लियोलाई, साइटोप्लाज्म कैन बी eosinophilic, there could be cellular pleomorphism, and there is increased basal mitosis in case of atypical cells. Next, the minimum chances of oral lesions are seen in which disease? 4 ऑप्शन दिए हमारे पास, पॉट-जिगर सिंड्रोम, पेम्फिगस स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। चौथा ऑप्शन है सोरियासिस। तो मिनिमम चांसेस ऑफ ओरल लीजन्स आर सीन इन सोरियासिस। ठीक है, सी सोरियासिस इज अ क्रॉनिक immune mediated inflammatory skin disease characterized by well demarcated erythematous plaques with silver scales due to rapid keratinocyte proliferation. सिल्वर स्केल स्किन हो जाती है क्योंकि रैपिड केराटिनोसाइट प्रोलिफरेशन हो जाती है। ठीक है, ये कॉमनली इफेक्ट करता है स्कैल्प को, एल्बोज को, नीज को, एक्सटेंसर सरफेस को, और पीरियड ऑफ रिलेमिशन और रिलैप्स शो करता है। इनमें खुजली लगी रहती है। ठीक है, इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज़ है ये। ठीक है, ओरल लीजन्स इसलिए रेयर होते हैं सोरियासिस में बिकॉज ओरल म्यूकोजा इज़ रैपिडली चेंजिंग। ओरल म्यूकोजा का जो टर्नओवर रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे थिक केराटिनाइज स्ट्रैटम लाइक स्किन प्रोवाइड नहीं हो पाती, तो वहाँ पे
टिपिकल सोरियाटिक प्लाक फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, ठीक है, जिससे कि ओरल लीजन्स कम से कम हो बनते हैं। नेक्स्ट, द वुडरफ्स प्लेक्सिस इज प्रेजेंट एट, तो आंसर इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंफीरियर मीटस। कहाँ पे प्रेजेंट होता है वुडरफ प्लेक्सिस? इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंफीरियर मीटस। द वुडरफ प्लेक्सिस इज लोकेटेड at the posterior 1 centimeter of nasal floor, inferior meatus and inferior turbinate and middle meatus, ठीक है, मतलब पीछे साइड पे वुडरफ प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है, आगे हमारे पास किसल बैक प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है। अगर हमारा नोज ब्लीड हो रहा है तो किसल बैक प्लेक्सिस सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे जो आर्टरीज है, वेन्स है, वो रप्चर हुई होती हैं। अगर हमारे पास वुडरफ प्लेक्सिस रप्चर होता है तो वो जो ब्लीडिंग है वो अंदर की तरफ जाती है, गले की तरफ जाती है। ईजी भाषा में बोलें, वुडरफ प्लेक्सिस इज इंफीरियर टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट, inferior to posterior end of the inferior turbinate. Sphenopalatine artery anastomoses with the posterior pharyngeal artery and forms the woodruff plexus. Sphenopalatine artery posterior pharyngeal artery के साथ anastomose करके बनाती है woodruff plexus. It is the most common site for posterior epistaxis. The key difference is कि किसल बैक जो प्लेक्सिस होता है वो साइट होता है एंटीरियर नेजल ब्लीड के लिए, जो आगे से नाक से हमारा उस खून निकल रहा होता है। वुडरफ प्लेक्सिस जो होता है वो पोस्टीरियर नेजल ब्लीड की साइट होती है, जिसमें गले से ज़्यादातर जो है वो अंदर को चला जाता है खून। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव एडहेसिव रेस्टोरेशन वाज गिवन बाय हु? कंजर्वेटिव एडहेसिव रेस्टोरेशन वाज गिवन बाय साइमनसन एंड स्टालार्ड, ठीक है, साइमनसन एंड स्टालार्ड। CAR, that is conservative adhesion restoration, is an updated term given to restoration technique that was first described by Simonsen and Stallard in 1977 and is refined in 1985 as preventive resin restoration. इसी जो कंजर्वेटिव एडिजन रेस्टोरेशन है उसी का नाम चेंज करके प्रिवेंटिव रेजिन रेस्टोरेशन रख दिया गया in 1985. Next, root caries index was given by who? Root caries index was given by Ralph Katz, RALPHKATZ. Root caries index RCI, it was given by Ralph Katz in 1979. Root caries index is equal to number of surfaces with root carious lesion, number of surfaces with root carious lesion multiplied by 100 divided by number of surfaces with gingival recession, ठीक है, number of cases with root caries multiplied by 100 divided by number of gingival surface recession. This is equal to root caries index. Next, abrupt changes in temperature by removing the film from developer into water leads to what? देखो डेवलपर का टेम्परेचर अलग है, वाटर का टेम्परेचर अलग होता है, वाटर कोल्डर होता है, उससे डेवलपर थोड़ा वार्म होता है, तो उससे क्या दिक्कत आती है? देखो हमारी जो फिल्म है वो रिंकल हो जाती है, रिंकल अप मार्क आ जाते हैं फिल्म के ऊपर, ठीक है, दैट इज़ ड्यू टू एकदम से टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। डिस्कस द वेरियस इवेंट्स एंड डिफेक्ट्स दैट अकर ड्यू टू द इवेंट, ठीक है। इफ़ बिफोर डेवलपिंग फिल्म इन हैंगर, हैंगर इज़ कंटामिनेटेड विद फिक्सर सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि हैंगर के ऊपर लगा रह गया, तो उससे क्या होगा? उससे स्ट्रीक्स या फिर लाइंस जो फिल्म है उसके ऊपर आ जाएंगी। सेकंड सिचुएशन इज़ इफ़ द फिल्म इज़ डेवलप्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब डेवलपर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और फिर एक लो टेम्परेचर वॉशर वाटर के साथ हमने उसे वॉश कर दिया है बिफोर फिक्सिंग, ठीक है, तो उससे क्या होगा? जो इमल्शन है वो एकदम से जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से श्रिंक कर जाएगा। इस श्रिंकेज की वजह से रेटिकुलेशंस या फिर रिंकल्ड अपीयरेंस फिल्म के ऊपर दिखाई देती है। ऑलराइट, जो हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इफ़ टू फोर्सफुल ओपनिंग ऑफ द फिल्म इन डार्क रूम विद ड्राई एयर, ठीक है, दिस कैन प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जब स्टैटिक आती है तो डार्क स्ट्रीक्स आर प्रेजेंट ऑन द फिल्म surface. Next, coin test is used for what? Coin test is used for checking the safe lighting. सेफ लाइटिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए कॉइन टेस्ट यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, एक फिल्म लेते हैं, फिल्म के ऊपर कॉइन रखते हैं, कॉइन रखने के बाद उसको रेड लाइट के आगे रखते हैं जो हमारी सेफ लाइट है, ठीक है। फिर रेड लाइट के ऊपर, मतलब फिल्म खुली हुई है इस वक्त और लाइट बंद पे हमने ये सब किया।
अगर कॉइन की पूरी शेडो आ जाती है जब डेवलप करते हैं हम उसके बाद तो मतलब रेड लाइट जो है वो अनसेफ है, और ये एक्सपोजर हम लगभग 1 से लेकर 5 सेकंड या 10 सेकंड तक करेंगे, ठीक है। अगर इतने में आ जाती है कॉइन की शेडो तो जो रेड लाइट है वो अनसेफ है, यूजुअली नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारे ऊपर जो फिल्म के ऊपर कोई भी कॉइन की शेडो नहीं आएगी, तो दैट मीन्स द लाइट इज़ सेफ। कॉइन टेस्ट इज़ यूज्ड टू चेक द सेफ लाइटिंग ऑफ डार्क रूम वेयर द फिल्म्स आर प्रोसेस्ड। मोस्ट ऑफ द सेफ लाइट्स आर सेफ फॉर 5 to 8 मिनट्स। 5 से 8 मिनट तक वो लाइटिंग जो है वो सेफ़ रहती है, मतलब वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी आपकी जो आपने एक्सरे शूट किया उसके ऊपर। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डाल सकती है, लेकिन विजिबल जो आपका स्पेक्ट्रम है, जो आप एक्सरे देखते हो, उसमें ज़्यादातर कोई बहुत ज़्यादा डाइवर्जन नहीं आता है। नॉर्मल मैग्जिला टू मैंडिबल रिलेशनशिप इन एन इन्फेंट इज़ व्हाट? देखो, इन एन इन्फेंट मैग्जिला इज़ प्रोग्नाथिक एंड मैंडिबल इज़ रेट्रोग्नाथिक। ये एक स्टेटमेंट ही है बुक से ली हुई। इट इज़ अ नॉर्मल फॉर अ न्यू बॉर्न एंड एन इन्फेंट टू प्रेजेंट विद मैंडिबुलर रेट्रोग्नाथिया। नेक्स्ट, ऑलर्स क्लासिफिकेशन क्लास 3 इंक्लूड्स व्हाट? देखो, ऑलर्स क्लासिफिकेशन इनवेजिनेटस की क्लासिफिकेशन है बेसिकली, ठीक है। जो क्लास 3 होता है उसमें कंप्लीट इन्वेजिनेशन होती है इन्वॉल्विंग द कॉर्नल, रेडिकुलर, बोथ डेंटिन। कॉर्नल डेंटिन, रेडिकुलर डेंटिन दोनों इन्वॉल्व हो जाती हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंड अपाइकल फोरामिना, ठीक है। एक सेकेंडरी अपाइकल फॉर्मूला बन जाता है इसके अंदर। टाइप्स ऑफ इन्वेजिनेशंस अकॉर्डिंग टू ऑलर्स क्लासिफिकेशन। टाइप 1 दैट इज़ कन्फाइंड ओनली टू द क्राउन। अगर ये क्राउन है हमारा, सो दिस इज़ द इन्वेजिनेटिस दैट इज़ कन्फाइंड ओनली टू द क्राउन, ठीक है। टाइप 2 में इन्वेजिनेशन जो है वो क्राउन से एक्सटेंड करके CEJ तक चला जाता है, ठीक है, बट डज नॉट इन्वॉल्व द पेरीरेडिकुलर टिश्यूज़, ठीक है। मतलब CEJ पार कर जाएगा ये, लेकिन ये पूरा पेरीरेडिकुलर टिश्यू को पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं करेगा। टाइप 3 में पेरीरेडिकुलर टिश्यूज़ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक सेकेंडरी अपाइकल फोरामिना भी बन सकता है, ठीक है, बन जाता है यूजुअली। तो यहाँ पे जो डेंटिन है उसके अंदर ये इन्वेजिनेटस हो रहा होता है, ठीक है। रेडिकुलर डेंटिन के अंदर भी हो सकता है, कॉर्नल डेंटिन के अंदर भी हो सकता है। रेडिकुलर के अंदर इतना हो जाएगा कि एक सेकेंडरी अपाइकल फोरामिना एस्टैब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट, सीरियल इंटरवल इज़ व्हाट? देखो, सीरियल इंटरवल इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस। सेकेंडरी और प्राइमरी केस के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसको कहते हैं सीरियल इंटरवल। यहाँ प्राइमरी केस मीन्स द फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन इन अ ग्रुप, फैमिली और कम्युनिटी हु इंट्रोड्यूसेस द डिजीज़ टू अदर्स, ठीक है। और सेकेंडरी केस वो होते हैं जो पहले प्राइमरी केस के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी केस, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग, दैट इज़ द टाइम इंटरवल और द गैप बिटवीन ऑनसेट ऑफ प्राइमरी केस एंड द ऑनसेट ऑफ सेकेंडरी केस। एक बार केस हो गया, उसके बाद बाकी लोगों में स्प्रेड करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ नोन एज द सीरियल इंटरवल। इसके अलावा कुछ टर्म्स होती हैं। फर्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ द टाइम इंटरवल और द गैप बिटवीन invasion of an infectious agent or entry of an infectious agent and the time that is the first sign or symptom of the disease appearance in question, ठीक है। मतलब इन्वेजन कब हुआ और इन्वेजन से लेकर पहला सिम्टम कितनी देर में आया, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ जनरेशन टाइम। क्या चीज़? जनरेशन टाइम। दैट इज़ द टाइम इंटरवल और गैप बिटवीन द रिसेप्टिव ऑफ इन्फेक्शन by the recipient host and the maximum infectivity level in the host। मतलब जब एंट्री हुई, एंट्री से लेकर मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्फेक्शन कब तक आया, दैट इज़ नोन एज जनरेशन टाइम, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास कम्युनिकेबल पीरियड। कम्युनिकेबल पीरियड इज़ द टाइम इन विच द इन्फेक्शियस एजेंट कैन बी ट्रांसफर्ड ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू द हेल्दी इंडिविजुअल, ओके। फिर उसके बाद आती बात सेकेंडरी अटैक रेट की, SAR। नंबर ऑफ एक्सपोज्ड हेल्दी पर्सन्स डेवलपिंग अ डिजीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दैट डिजीज आफ्टर एक्सपोजर टू प्राइमरी केस। प्राइमरी केस आया, वो लोगों से मिला, ठीक है, इन सबको एक इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। अब नंबर ऑफ एक्सपोज, इसमें से मान लो 10 लोग एक्सपोज हुए थे, उसमें से 9 लोगों ने डिजीज़ डेवलप कर ली विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी अटैक रेट, कि कितने लोग एक्सपोज हो रहे हैं, उनमें से कितने डेवलप कर ले रहे हैं डिजीज़ को, दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी अटैक रेट।
नेक्स्ट, फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टेनलेस स्टील क्राउन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया। पहले कौन कौन सा क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मीजियोलिंगुअल डायमीटर चेक करते हैं, बिल्कुल सही। लाइट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग सीटिंग होनी चाहिए, दैट इज़ बिल्कुल सही, ताकि वो अपना रिटेंटिव फॉर्म ले सके, ठीक है। उसके बाद क्राउन हाइट जो है वो एडजस्ट करनी चाहिए, सो एज टू मेंटेन द ऑक्लूजन, वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फोर्थ इज ऑक्लूजल मॉर्फोलॉजी, और ऑक्लूजल मॉर्फोलॉजी सिलेक्ट नहीं की जा सकती, ठीक है। ऑक्लूजल मॉर्फोलॉजी ऑपोजिंग टूथ के विद रिस्पेक्ट टू बनानी पड़ती है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। इट इज़ नॉट अ सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर स्टेनलेस स्टील क्राउन, बट इट शुड बी मेड। ऑक्लूजल मॉर्फोलॉजी नीचे वाले दांत की ऊपर वाले के हिसाब से बनानी पड़ती है। Let's read the basic stainless steel crown selection criteria. There are three major considerations in selecting the proper stainless steel crown. First is adequate mesiodistal diameter. Second is light resistance to seating. Third is proper occlusal height. ठीक है, a crown should be somewhat larger than what it is to be adapted on. ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर अडेप्ट हो रहा है, जहाँ पे ये जिंजाइवा वगैरह है, इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा मीन्स 2% बड़ा, 1 to 2% से ज़्यादा नहीं, ठीक है। स्पेशली व्हेन द जिंजाइवल पार्ट ऑफ द क्राउन इज ट्रिम्ड और इज बीइंग क्रिम्प्ड। क्रिम्प्ड का मतलब होता है प्रेस्ड या फिर बेंट, ठीक है। टाइटली इनटू स्मॉल रेगुलर शेप, जब कोई चीज़ प्रेस हो जाती है उसे बोलते हैं क्रिम्प्ड। तो जो क्राउन है उसके अराउंड का जिंजाइवा हमारे पास थोड़ा सा ट्रिम्ड होता है और थोड़ा क्रिम्प्ड हो चुका होता है, इसीलिए हल्का सा क्राउन जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ताकि वो इस सारे एरिया को कवर कर ले, ठीक है। जहाँ तक हमने कटिंग की है वहाँ पे पूरा कवर कर ले, उतना बड़ा होना चाहिए, 1 to 2% से ज़्यादा नहीं। टू लार्ज ऑफ अ क्राउन विल रोटेट ऑन द टूथ प्रिपरेशन। अगर बहुत बड़ा क्राउन होगा तो टूथ प्रिपेयर टूथ के ऊपर ही रोटेट कर जाएगा। एक्सेसिव टाइम विल बी वेस्टेड अपॉन अटेम्प्टिंग टू अडेप्ट द लार्ज क्राउन विद रिस्पेक्ट टू द अपोजिंग टूथ। और टू लार्ज क्राउन जो है वो अपोजिंग टूथ में पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स लाना चालू कर देगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्राउन होगा, ज़्यादा बड़ी फोर्स लगेगी। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा बल्क, उतनी ज़्यादा ऑपोजिंग टूथ पे फोर्स। ऑपोजिंग टूथ पे अगर फोर्स एक लेवल से ज़्यादा लगती है तो इट विल लीड टू ट्रॉमेटिक ऑक्लूजन एंड लीड टू वर्टिकल बोन लॉस अलॉन्ग विद एंगुलर बोन लॉस इन द ऑपोजिंग टूथ, एंड फिर पेरियोडोंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ एंडोफ्लैस इज ऑल एक्सेप्ट। तो किस किस चीज़ से कंपोज होता है? पहला आता है जिंक ऑक्साइड, सेकेंड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ 1.07%। ऑलराइट, तीसरा आता है आइडोफॉर्म होता है इसके अंदर, और बेरियम सल्फेट होता है। चौथा जो गलत ऑप्शन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 30% होगा, दैट इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1.07% होता है, 1.07%। ऑलराइट, एंडोफ्लैस इट इज़ यूज्ड एज अ रूट कैनाल सीलर मटेरियल, ENDOFLAS। रूट कैनाल सीलर मटेरियल है, प्रिवेंट्स माइक्रो लीकेज, इट हैव द सक्सेस रेट ऑफ अबाउट 70%। कॉम्पोजिशन में आता है जिंक ऑक्साइड इज़ 56.5%, बेरियम सल्फेट इज़ 1.63%, आइडोफॉर्म इज़ 40.6% एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ 1.07%। सबसे ज़्यादा जिंक ऑक्साइड, दैट इज़ 56.5%। उसके बाद आइडोफॉर्म, दैट इज़ 40.6%। उसके बाद बेरियम सल्फेट, दैट इज़ 1.63%, एंड लास्ट में वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ 1.07%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इज़ रिलेटेड टू केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी में चारों ऑप्शन में से ऑड स्टडी जो है दैट इज़ अ केस कंट्रोल स्टडी। इसका कुछ है नहीं, ये सीधा रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है कि केस कंट्रोल स्टडी हमारे पास ऑड्स रेशियो स्टडी है, ऑड्स रेशियो स्टडी। नेक्स्ट, प्रिसीजन इन अ सैंपल इट मेनली डिपेंड्स ऑन व्हाट। देखो, प्रिसीजन सैंपल के अंदर सैंपल साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जितना बड़ा सैंपल साइज उतना कम एरर, उतना ज़्यादा प्रिसीजन। ठीक है, एज द स्टैंडर्ड एरर इज डिपेंडेंट अपॉन द सैंपल साइज, बिकॉज विद द मोर सैंपल साइज it will produce smaller standard errors which estimate the population parameters with high precision, or we can say precision is an estimate depends upon the variation in the population and sample size nearer to population. It depends upon variation in population and sample size nearer to population. जितनी ज़्यादा बड़ा sample size होगा पूरी population का, उतना ज़्यादा हमारे पास precision आता है। सारी population आ गई है हमारे पास, तो पूरी पॉपुलेशन का अगर सैंपल आया तो उसमें प्रिसीजन विल बी मैक्सिमम। नेक्स्ट, केरेक्स वार्निश कंटेन्स हाउ मच फ्लोराइड कंसनट्रेशन। ठीक है, केरेक्स वार्निश के अंदर 1.8% फ्लोराइड की कंसनट्रेशन होती है। ठीक है, डायरेक्ट बुक की लाइन है, कैरेक्स वार्निश CAREX वार्निश कंटेन्स कंपैरेटिव लोअर फ्लोराइड कंसनट्रेशन ऑफ 1.8%।
ठीक है।